जय हिंद साथियों। जैसा आपको पता है कि हमने आपको अपने हैंडराइटिंग नोट से बिहार स्पेशल का क्लास कराना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग आपको बिहार का ज्योग्राफी देख चुके हैं। ठीक है, बिहार का ज्योग्राफी हम देख चुके हैं और आज से आपको हम बिहार का इतिहास भी स्टार्ट करने वाले हैं। यानी बिहार का भूगोल आपका समाप्त हो गया है और आज से आपका बिहार का इतिहास भी क्लास चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ये क्लास आपको नहीं करवाएंगे, कम बोले हैं कंप्लीट करवाएंगे तो करवाएंगे। ठीक है, भले समय लग जाए। ठीक है, तो चलिए हम आज से आपका बिहार के इतिहास को हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप ये हैंडराइटिंग नोट्स नहीं लिए हैं तो आप LK क्लासेस ऐप पर जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये नोट्स एक बार पढ़ते हैं ना तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं होगा बिहार स्पेशल का जो आपसे ना बने। ठीक है, आप यदि नोट्स बिहार ज्योग्राफी के यदि आप क्लास किए होंगे तो ठीक है आपको पता चला होगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास तो हम एंशिएंट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई देखो बिहार का उल्लेख जो है ना कहाँ किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिहार का उल्लेख कहाँ पर है। देखो बिहार का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, बिहार का उल्लेख वैदिक काल में भी नहीं है और बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम आपका उत्तर वैदिक काल में मिलता है। बस इस चीज को ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय बिहार का उल्लेख नहीं है, वैदिक काल में बिहार का उल्लेख नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बिहार का उल्लेख है। इस बात को ध्यान रखना। अब चलो थोड़ा सा देखते हैं बिहार का बेसिक देखते हैं। देखो आपको पता ही होगा बिहार जो है पहले बंगाल का पार्ट था और बंगाल से बिहार जो है बंगाल से आपका कब अलग हुआ है तो ये आपका हुआ है 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को आपका बंगाल से बिहार अलग हुआ है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, बिहार दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हो कि बिहार दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाते हैं तो 22 मार्च को। ठीक है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से आपका अलग हुआ था बिहार। इस चीज को आपको याद होगा ही, नहीं याद है तो याद रखिए। दूसरी बात, उसके बाद आपका यानी बिहार उड़ीसा एक साथ में था, तो बिहार उड़ीसा एक साथ में था तो उसके बाद आपका 1 अप्रैल 1936 को, ये डेट याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और यहाँ से भी आया है। तो 1 अप्रैल 1936 को जो है वो आपका उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो जाता है। उड़ीसा जो है आपका बिहार से अलग हो जाता है। तो याद रखना उड़ीसा आपका बिहार से कब अलग होते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को। यदि आपसे पूछिए किस अधिनियम के तहत तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये पढ़ेंगे हम बिहार के पॉलिटी में। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बिहार के पॉलिटी में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपका 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरी पॉइंट आपका ये है कि उसके बाद आपका बिहार से कौन अलग होता है तो झारखंड अलग होता है। ये हम लोग ज्योग्राफी में देख चुके हैं बहुत डिटेल्स में। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है वो आपका बिहार से क्या होते हैं तो झारखंड अलग हो जाते हैं। ठीक है, झारखंड अलग हो जाते हैं। ये आपका कुछ बेसिक है बिहार का जिसे आपको जानना चाहिए और एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो 1956 में राज्यों की भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया क्या है, ध्यान रखो ये आपका है पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया और ये क्या है ये पूर्णिया है। ठीक है, ये आपका क्या है ये पूर्णिया है। पूर्णिया जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को सौंप दिया गया। ठीक है, यानी 1956 में राज्यों की भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन के क्रम में क्या हुआ तो बिहार के पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ जिले को जो है ना कुछ भाग को है, इस जिले के कुछ भाग को जो है पश्चिम बंगाल को सौंप दिया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे कि बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है। बोले ना कि बिहार का ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है, पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगला है कि गुप्त काल में विद्या साहित्य विज्ञान, क्या लिखे ये लिखे आपका विद्या साहित्य विज्ञान के विकास के कारण स्वर्ग युग कहा जाता है। यानी गुप्त काल में बिहार को स्वर्ग युग
कहा जाता है, क्योंकि उस समय यानी विद्या साहित्य विज्ञान का यानी बहुत विकास हुआ था इस काल में। ठीक है, अब चलिए जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं ये आप पॉइंट को देखते हैं। बिहार के इतिहास का स्रोत, बिहार के इतिहास का स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था तकावे और नासरी। ठीक है, तकावे तबकाते और नासरी, पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? तबकाते और नासरी में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, उसको हम देखते हैं। देखो, बिहार के इतिहास का दो स्रोत हैं प्रमुख, ये आपका पुरातात्विक स्रोत और आपका है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक कुछ स्थल आपका जैसे मुंगेर है, नालंदा है, चिरांद है, चेचर है, सोनपुर है, मनेर है। ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेख में भी आपका बिहार का उल्लेख मिलता है, जैसे आपका लौरिया नंदगंड, लौरिया नंदगंड, लौरिया अरिराज्य रामपुरवा अभिलेख, इसमें आपका बिहार का उल्लेख है। जैसे आपका लौरिया नंदगंड अभिलेख जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला में है और लौरिया अरिराज भी पश्चिमी चंपारण में है, जबकि रामपुरवा अभिलेख कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मौर्यकालीन जो अभिलेख है आपका लौरिया नंदगंड अभिलेख, लौरिया अरिराज अभिलेख, ये दोनों आपका कहाँ पर है? ये दोनों आपका पश्चिमी चंपारण में है। ये दोनों आपका कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है, इस चीज को ध्यान रखना। और आपका क्या है? रामपुरवा अभिलेख, तो ये आपका पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख कहाँ पर है? तो पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में है। इस चीज का आप ध्यान रखना, इसमें आपका यानी बिहार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें आपको बिहार का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं हम साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में क्या है भाई साहब? साहित्यिक स्रोत में क्या है? तो पहली बार देखो अर्थवेद में, पहली बार आपका बिहार का उल्लेख देखा जाए ना, तो आपका अर्थवेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिए ना कि बिहार का यानी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलते हैं? अर्थवेद में। कहाँ मिलते हैं? अर्थवेद में। शतपथ ब्राह्मण मिलते हैं। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में आपका यानी बिहार का उल्लेख मिलता है। पुराण, रामायण, महाभारत, इन सभी में आपका बिहार का उल्लेख है। पुराण, महाभारत, रामायण सभी में बिहार का उल्लेख है। फिर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ का, तो बौद्ध ग्रंथ में देखा जाए तो अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, इनमें आपका यानी बिहार का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक में। बात करें जैन ग्रंथ का, तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में भी आपका बिहार का उल्लेख है। तो ये सभी आपका बिहार के इतिहास का स्रोत है। ठीक है, फिर बात करें विदेशी यात्री, तो मेगास्निच, फाहियान, इत्सिंग, हैंडसोंग, ये सब बिहार आए थे, इसका भी आपका विदेशी यात्री से भी बिहार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बिहार के साहित्यिक काल यानी साहित्यिक स्रोत में मध्यकाल में। मध्यकाल में आपका बिहार का साहित्यिक स्रोत क्या है? ये आपका है तबकाते और नासरी, तबकाते और नासरी। ठीक है, और इसमें पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग मिलता है और यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो। ठीक है, इसका पीआईक्यू क्वेश्चन उठाकर देखो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख किसमें मिलता है? तो तबकाते और नासरी। इसके लेखक कौन है? मिनहाज है। ठीक है, मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उल सिराज। ठीक है, फिर आपका है तारीख़ फिरोज शाही, जो आपका जियाउद्दीन बर्नी लिखा है। ठीक है, इसमें मिलता है। अकबरनामा, जैसे अबुल फजल लिखा है, इसमें मिलता है। तुजुक बाबरी, ठीक है, बाबर लिखा है, इसमें मिलता है। ठीक है, आगे आपका है मिर्जा नाथन के बहारिस्तान गौबे। ठीक है, इसमें भी बिहार का उल्लेख है। फिर आपका विद्यापति का कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ज्योतिश्वर में उल्लेख है। फिर आपका है गुलाम हुसैन के सियर उल मुताखिरीन में। ठीक है, फिर आपका है गुलाम हुसैन सलीम के रियान उस खालिस्तीन। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, फिर भी आप देख लो, कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपके आगे बता चुके हैं। ठीक है, तबकाते और नासरी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट अब आपका है
पाषाण युग। पाषाण युग में आपका बिहार का उल्लेख कहाँ कहाँ है, कहाँ से क्या मिला है, इसे हम देखते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, खासकर ये चिरांद वाले। ठीक है, ये चिरांद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, नव पाषाणिक युग के। ठीक है, नव पाषाणिक युग के यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो अब देखते हैं हम पाषाण युग में। ठीक है, पाषाण युग में देखो, तो पाषाण युग आपका, इसको 3 भाग में बांटते हैं, आपको पता होगा। पूरा पाषाण युग, ठीक है, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो नव पाषाण युग से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बात करें पूरा पाषाण युग, तो पूरा पाषाण युग का स्थल देखिए तो मुंगेर और नालंदा। मुंगेर और नालंदा से इसका अवशेष मिलते हैं आपका पूरा पाषाण युग का, जहाँ पर आपको चाकू, कुल्हाड़ियों और खुरपी का उल्लेख है। ठीक है, फिर बात करें हम आपका मध्य पाषाण युग, इसका उल्लेख है नहीं। फिर आपका है क्या, नव पाषाण युग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं नव पाषाण युग से। नव पाषाण युग से आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो नव पाषाण युग में जो आपका औजार होते थे पत्थर और हड्डी के होते थे। ठीक है, पत्थर और हड्डी के होते थे। अब देखो चिरांद की बात करें हम, जो आपका सारण में है चिरांद। तो चिरांद जो है ना, यहाँ पर आपका हिरण के सिम्हा के औजार की मात्राएं मिले हैं। ठीक है, यानी हिरण के सिम्हा के औजार मिले हैं, कहाँ पर, तो चिरांद से। ठीक है, और चिरांद जो है बिहार का, ये आपका नव पाषाणिक स्थल है, इसको ध्यान रखना है। नव पाषाण स्थल है, इसका खोज 1962 में वीके शर्मा ने किया था। ठीक है, इसकी पता आपका 1962 में वीके शर्मा ने लगाया था। फिर आपका हुआ चेचर, श्वेतपर, ठीक है, जो वैशाली में है, सोनवार जो रोहतास में, मनेर जो पटना में है, ये सभी क्या है, ये सभी आपका नव पाषाणिक स्थल है बिहार का। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। मेन आपका इसमें चिरांद है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आगे देखते हैं, आगे आपका अगला पॉइंट है कि कैमूर की पहाड़ियाँ नवादा जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ नवादा जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, जो मध्य भारत से मिले गुहा से काफ़ी समानता है। ठीक है, गुफा से होगा, यहाँ क्या होगा, गुफा से काफ़ी समानता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। फिर आपका है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में नव पाषाण युग का अंत होते ही मनुष्य ने तांबे का उपयोग आरंभ कर दिया था। यानी नव पाषाण के बाद ताम्रपाषाण युग आया था। ठीक है, तो नव पाषाण युग का अंत होते ही मनुष्य ने तांबे का प्रयोग स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या दिया, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ है, तो सोनपुर, ताराडीह, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनवार, ये सब क्या है, ये सब आपका ताम्रपाषाण युग का स्थल है। फिर आपका है कि भारत में लोहे का प्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, भारत में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम आपका 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। यानी भारत में लोहे का प्रयोग देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। बात करें मृत भांड का, इसमें लाल एवं काले मृत भांड, रंगीन धूसर मृत भांड, चमकीले मृत भांड आपको पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। जैसा आपका महाजनपद है, महाजनपद से क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा। ठीक है, तो महाजनपद एवं गणराज, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें तो आपको पता ही होगा 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है, 16 में से आपका 3 महाजनपद जो है ना वो बिहार से थे। ठीक है, 16 महाजनपद जो थे उसमें से आपका तीन महाजनपद जो है वो आपका बिहार से था। ठीक है, ध्यान रखना, 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद कहाँ से थे, बिहार से थे। ये कौन कौन से थे, ये ध्यान रखना, अंग थे, अंग। ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा थी, ये राजधानी भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। ठीक है, तो अंग जो है ये आपका बिहार के पार्ट थे, जो आपका मुंगेर और भागलपुर में है। फिर आपका मगध जो है, मगध में आपका पटना, गया, नालंदा आते हैं। ठीक है, तो ये इसका राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, राजगिरी थी या गिरिब्रज, यहाँ से क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है, राजगिरी या गिरिब्रज। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, गिरिब्रज। ठीक है, राजगिरी या गिरिब्रज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपका है लिच्छवी, तो लिच्छवी थे तीसरा, तो लिच्छवी थे जो आपका वैशाली और मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, लिच्छवी के अंतर्गत आपका वैशाली और मुजफ्फरपुर आते हैं। और ध्यान रखना, इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली। तो ये आपका 3 महाजनपद है, जिसका आपका यानी जो बिहार शहर में था, अंग, मगध और लिच्छवी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज और लिच्छवी की राजधानी वैशाली। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, पहले भी आगे भी बनेंगे। ठीक है, और बात करें इसमें आपका 16 महाजनपद में कितने महाजनपद गणराज्य थे, कितने में, तो 10 महाजनपद आपका गणराज्य थे। ठीक है, जिसमें लिच्छवी सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य थे। लिच्छवी जो है सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला पॉइंट है कि बौद्ध स्रोतों में अजात शत्रु, ठीक है, बौद्ध स्रोतों में अजात शत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया है, परंतु जैन स्रोतों में इसे सहमत नहीं है। यानी क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि पिता का हत्यारा किसे कहा गया, तो अजात शत्रु को। लेकिन ये तो बौद्ध धर्म मानते हैं, बौद्ध स्रोत में इसका उल्लेख है कि अजात शत्रु अपने पिता का हत्या किया था, पितृहंता है। ठीक है, लेकिन इसको जो है ना जैन स्रोत, आपको जैन स्रोत में इसका उल्लेख नहीं मिलता, जैन स्रोत इससे सहमत नहीं है। उल्लेख मिलता है लेकिन इस चीज से जैन स्रोत में सहमत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका है मौर्य काल। अब आप पढ़ते हैं बिहार में मौर्य काल। ठीक है, बिहार में मौर्य काल, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। बिहार में मौर्य काल, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, जो यूनानी शासक थे। ठीक है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। फिर बात करें इंडिका का, तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का इसमें उल्लेख है। इंडिका में किसका उल्लेख है, तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख है। और इसमें बताया गया है कि 6 समितियां हैं। कितना, इसमें बताया गया था कि पाटलिपुत्र में 6 समितियां का उल्लेख है और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य रहता था। ठीक है, इसका उल्लेख आपका किसमें है, इंडिका में है। बस इतना ध्यान रखना। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख है, जिसमें बताया गया कि 6 समितियां थी, जिसमें प्रत्येक समिति में से 5 सदस्य होते थे। ठीक है, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका है अशोक दूत भेजा, यानी अशोक के द्वारा कहाँ पर दूत भेजा गया था, तो सीरिया, मिस्र, साइरिन, श्रीलंका, मैसिडोनिया, एपिरियल, नेपाल, बर्मा, इन सभी देशों में जो है सम्राट अशोक के द्वारा अपने दूत भेजे गए थे। ठीक है, इसके समय ही बौद्ध के थेरवादी संप्रदाय का उदय हुआ था। किसके समय, अशोक के समय। ठीक है, अशोक के समय ही बौद्ध धर्म के थेरवादी संप्रदाय का उदय हुआ था। आर्थिक अनुदान देने, अन्य सुविधाएं, धम्म महामतों की नियुक्ति की। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक अनुदान देने और अन्य सुविधाओं के लिए अशोक ने धम्म महामतों की नियुक्ति की और न्याय प्रशासन के लिए राजचुक नामक अधिकारों को नियुक्ति की। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, राजचुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, किसके लिए, न्याय प्रशासन के लिए। कुषाण शासक कनिष्क जो है ना, कनिष्क, वो आपका कहाँ पर आक्रमण किया था, पाटलिपुत्र पर। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क जो है वो आक्रमण किए थे पाटलिपुत्र पर, और वहां से अशुघोष बुद्ध की भिक्षा पात्र ले गए। कौन ले गए थे, तो कुषाण कनिष्क ने। ठीक है, ध्यान रखना, कुषाण शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से अशुघोष और बुद्ध की भिक्षा पात्र ले गए थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर बात करें तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर वैशाली के लिच्छवी का नियंत्रण रहा। इस चीज को ध्यान रखना। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर वैशाली के लिच्छवी का नियंत्रण रहा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आपका है बिहार में गुप्त काल। तो गुप्त काल के समय संस्कृत भाषा की प्रगति हुई है। ठीक है, यानी गुप्त काल के समय संस्कृत भाषा का विकास हुआ है और हिंदू धर्म का भी विकास हुआ है। आपका विकास हुआ है। गुप्त साम्राज्य का उदय तो इलाहाबाद और बनारस क्षेत्र में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है इलाहाबाद और बनारस क्षेत्र में हुआ था। हरिसेन प्रयाग स्तंभ अभिलेख,
प्रयाग स्तंभ अभिलेख के लेखक कौन है? हरिसेन है। ठीक है, जिसमें किसका उल्लेख मिलते हैं? समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के लेखक कौन है? हरिसेन है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, और इसमें किसका उल्लेख मिलते हैं? तो समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करें हम चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रम द्वितीय भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रम द्वितीय कहते हैं। इसकी पुत्री प्रभा देवी, ठीक है, उसकी पुत्री प्रभा देवी की विवाह वाकटक वंश से में हुआ था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभा देवी की विवाह जो है वाकटक वंश में हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखते होंगे ना, तो आप जो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देता होगा। तो ऐसा नहीं है, देखो आप चाहे आप प्राचीन इतिहास पढ़ो, चाहे आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ो, चाहे आप आधुनिक इतिहास पढ़ो, ठीक है, उन सभी इतिहास में आपका बिहार का इतिहास आएगा ही आएगा। ठीक है, सभी इतिहास में बिहार के इतिहास आते ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए जब क्वेश्चन आपका यहाँ से आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बिहार स्पेशल का है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना ये तो इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। समझिए बात को। तो इसीलिए आपको जो देखो गुप्त काल में जो पॉइंट आपका, जो चीज़ आपका बिहार से संबंधित है, उसी पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था। हुनों ने आक्रमण किया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो खुसरनवाज के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखना, खुसरनवाज के नेतृत्व में। ठीक है, खुसरनवाज के नेतृत्व में। ठीक, तो ध्यान रखना, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों ने आक्रमण किया था। नालंदा महाविहार, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, या नालंदा महाविहार कर सकते हैं। ठीक है, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। ठीक है, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो यहाँ से दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इस नोट्स में जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना, उन सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी पॉइंट आपका क्वेश्चन ही है, फालतू पॉइंट एक भी नहीं लिखा गया। ये जो नोट्स बनाया गया है, इसमें एक भी फालतू पॉइंट आपका नहीं लिखा गया है। सभी पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपका अगला पॉइंट है कि फाहियान। क्या है? फाहियान। तो फाहियान जो है ना, फाहियान ने कहा था कि पाटलिपुत्र जो है इसका निर्माण मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं ने किया होगा। ठीक है, फाहियान जो है उसने कहा था कि पाटलिपुत्र का निर्माण जो है मनुष्यों से नहीं बल्कि देवताओं ने किया होगा। ठीक है, यानी उसे इतना अच्छा लगा था पाटलिपुत्र कि उसका कहना था कि ये मनुष्य निर्माण कर ही नहीं सकते, इसका निर्माण देवी देवताओं ने किया होगा। ठीक है, अब आपका आता है कर्नाट वंश से क्वेश्चन आपका अभी तक बीपीएससी 2-3 बार पूछा है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। कर्नाट वंश, ठीक है, देखो कर्नाट वंश जो है, कर्नाट वंश के संस्थापक थे आपका न्यायदेव। ठीक है, न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव थे। और ध्यान रखना, कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़। ठीक है, कर्नाट वंश की राजधानी थी कहाँ? सिमरावगढ़। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक से भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव थे। और इसकी राजधानी कहाँ थे? सिमरावगढ़ थे। और कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हरि सिंह देव थे, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। यहाँ से 3 पॉइंट पहले ध्यान रखो। कर्नाट वंश की स्थापना न्यायदेव ने किया था, कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, और कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आपका ये थे हरि सिंह देव थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना कि जब कर्नाट वंश पर आपका बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, तब उस समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे? ये थे आपका नरसिंह देव।
ये क्वेश्चन बन सकता है। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था तो उस समय आपका कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो ये था आपका नरसिंह देव थे, नरसिंह देव थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और कर्नाट वंश जो है ये आपका मिथिला क्षेत्र में थे। कर्नाट वंश जो है ये आपका मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका कि तुर्गिल तुगन के आक्रमण के समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे? ये था आपका राम सिंह देव थे। तुर्गिल तुगन के आक्रमण के समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे? ये था आपका राम सिंह देव थे। ठीक है, राम सिंह देव थे। तो इतने पॉइंट आपका कर्नाट वंश से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है? आपका अगला पॉइंट है कि गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के समय तिरहुत का शासक हरि सिंह देव थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तिरहुत आपका मिथिला में आते हैं। ठीक है, कर्नाट वंश के, यानी कर्नाट वंश के ये आपका क्षेत्र ही थे। ठीक है, तिरहुत। तो ध्यान रखना, गियासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय तिरहुत का शासक कौन थे? हरि सिंह देव थे। ठीक है, तिरहुत के शासक कौन थे? हरि सिंह देव थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बताता रहा हूँ, इस नोट्स में जितने भी लाइन लिखा गया है ना, ये सभी लाइन आपके लिए क्या है? ये सभी लाइन आपके लिए क्वेश्चन है। ये सभी लाइन आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आता है मध्यकालीन बिहार। ठीक है, मध्यकालीन बिहार देखते हैं। मध्यकालीन बिहार में देखिए, पहले तुर्क देखते हैं, तुर्क। ठीक है, तो बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आप जाकर बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाइए। ठीक है, उसमें आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगला आपका है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, ध्यान रखना। बख्तियार खिलजी का आक्रमण, इसकी पहली सफल अभियान थी आपका उदंतपुरी के खिलाफ, यानी बिहार शरीफ के खिलाफ। ठीक है, दूसरी सफल अभियान रहा था आपका नदिया के खिलाफ। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जब बख्तियार खिलजी आपका पाल वंश, यानी बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था तो वहां पर पाल वंश के शासक कौन थे? तो ये था आपका इंद्रधम्मपाल। ठीक है, इंद्रधम्मपाल। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे वहां पर सेन शासक कौन थे? तो ये था आपका लक्ष्मण सेन। कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। तीसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बख्तियार खिलजी, इसके शब्द, यानी बख्तियार खिलजी के शब्द, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसके शब्द। ठीक है, देखो यही है कि आप नोट्स लेंगे ना तो उसके बाद आपको क्लास ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जगह आपको समझ आएगा ही नहीं ये लिखा क्या है। तो इसके शब्द को बिहार शरीफ में दफनाया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बख्तियार खिलजी के शब्द को कहाँ दफनाया गया था? तो बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में। इसके सेनापति कौन थे? ये था आपका अली मर्दान खिलजी। ठीक है, अली मर्दान खिलजी जो है बख्तियार खिलजी के सेनापति थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, इसकी राजधानी थी खनौती। ठीक है, लखनौती, सॉरी, इसकी राजधानी थी लखनौती। तो ध्यान रखना, बख्तियार खिलजी के राजधानी कहाँ थी? तो लखनौती। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लखनौती। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में आते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है, यह है आपका गुलाम वंश। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम गुलाम वंश को। गुलाम वंश में बात करें तो इल्तुतमिश का। ठीक है, इल्तुतमिश का तो बात करें तो 1225 में बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवज को पराजित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 1225 में बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवज को पराजित किया था। और इल्तुतमिश के सूबेदार कौन थे? तो मलिक जानी थे। ठीक है, इल्तुतमिश अपने सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। और इसके राज्यपाल कौन थे? इसके राज्यपाल थे आपका तुगान खां। ठीक है, तुगान खां इसके राज्यपाल थे। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान थे कौन? इल्तुतमिश। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन थे? तो ये था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखना। बलबन का बात करें तो बंगाल के क्षेत्र में तुर्गिल के विद्रोह का दमन किया था। बंगाल के क्षेत्र में तुर्गिल के विद्रोह का दमन किसने किया था? बलबन ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे अब क्या है? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश, ये सभी वंश हम देख रहे हैं किसके परिप्रेक्ष्य में? तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इस वंश से
जितने भी आपका पॉइंट बिहार के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसी को आप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करें आपका तुगलक वंश का, तुगलक वंश का बात करें इसमें गयासुद्दीन तुगलक का। तो 1324 में बंगाल अभियान से लौटते समय तिरहुत क्षेत्र में आक्रमण किया, ठीक है, और वहां पर कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान किया था, और बंगाल अभियान से जब लौट रहे थे उस समय क्या किया, वो तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जहाँ के कर्नाट वंश के शासक थे आपका हरि सिंह देव, वहां पर कौन थे? कर्नाट वंश के शासक थे हरि सिंह देव, उसको पराजित किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला आपका है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, तिरहुत क्षेत्र को तुगलक साम्राज्य में मिला दिया, ठीक है, तुगलक साम्राज्य में मिला दिया। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत क्षेत्र को किसमें मिलाया? तुगलक साम्राज्य में मिला दिया। और इसी के समय, किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के प्रांतपति मजदुल मुल्क ने भी हरि सिंह देव को पराजित किया था, ठीक है, मजदुल मुल्क ने भी हरि सिंह देव को पराजित किया था, ठीक है, इसी का आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे आपका है फिरोज शाह तुगलक। अगला आपका है फिरोज शाह तुगलक। तो बात करें बंगाल अभियान, ये 1359 के क्रम में बिहार आया था। जब बंगाल अभियान चला रहे थे आपका फिरोज शाह तुगलक, उस समय आपका 1359 में आपका बिहार आया था, ठीक है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट की, ठीक है, शेख अहमद चिरमपोश से भेंट की। अगला आपका है कि तुगलक काल की विशेषता, चलो देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, तुगलक काल की विशेषता क्या है, ठीक है। तो पटना और गया से तुगलक काल के अभिलेख मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो पटना और गया से तुगलक काल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो नालंदा जिला थी, बिहार शरीफ। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। शायद अभी तो बीपीएससी नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं, क्वेश्चन शायद आया है कहीं पर, ठीक है, कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये था आपका बिहार शरीफ, यानी नालंदा जिला थी, ठीक है, बिहार शरीफ जो आपका है वो राजधानी थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इसी काल में इसका नाम बिहार पड़ा, यानी तुगलक काल में ही, ठीक है, तुगलक काल में ही इसका नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का था, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है, अगला आपका है सिकंदर लोदी का उल्लेख जो आपका है ना, बिहार शरीफ अभिलेख में मिलता है। और ध्यान रखना 1495 में थोड़ा सा जूम करते हैं, सिकंदर लोदी जो है 1495 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर आपका अगला पॉइंट है 1495 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान लोहानी, ये क्या है? ये थोड़ा सा आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको लिख लेना, ये आपका है दरिया खान लोहानी, ठीक है, दरिया खां लोहानी, ठीक है। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त करता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 1495 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर, ठीक है, दरिया खां लोहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है आपको कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार के प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो क्या होगा? दरिया खां लोहानी होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपका है कि 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार के बाद, यानी आपको पता ही होगा कि प्रथम यानी आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसमें आपको इब्राहिम लोदी की हार होती है।
तो करा 1556 के पानीपत के में इब्राहिम लोदी के हार के बाद मोहम्मद शाह लुहानी जिसे बहार खां कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद शाह लुहानी जिसे बहार खां कहते हैं, ने बिहार में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की, जो दरिया खां नूहानी का पुत्र था। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि किसने बिहार में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण किया था, ठीक है, तो ध्यान रखना मोहम्मद शाह लुहानी ने, ठीक है, जो आपका दरिया खां नूहानी का पुत्र था। आगे देखते हैं बाबर का, ठीक है, आगे हम देखते हैं बाबर की बात करें तो महमूद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार के प्रशासक बनाया। ये भी क्वेश्चन आपकी जगह बनते हैं कि बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक बनाया, तो ध्यान रखना बाबर ने महमूद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक बनाया था, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। उसका जन्म आपका 1486 में होते हैं और उसके पिता थे आपका हुसैन खां, जो सासाराम के जमींदार थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सासाराम के जमींदार थे, ठीक है। तो शेर शाह सूरी के पिता थे हुसैन खां, जो सासाराम के जमींदार थे। बात करें हम तो उन्होंने जौनपुर से शिक्षा ग्रहण किया था। अब जब्दी प्रथा शुरू किया था। पटना का दुर्ग बनवाया था। पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पटना को पुनः बिहार की राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। 1536 के सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल की सेना को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है, बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये क्या है? 1537 है। 1537 में जो है बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है, सूरजगढ़ की लड़ाई में ध्यान रखना। आज बिहार की राजनीतिक सीमाएं वस्तुतः वही है जो शेर शाह सूरी द्वारा निर्धारित की गई थी। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से आपका मुगल काल यानी मुगल साम्राज्य शुरू होता है, ठीक है, बिहार में मुगल काल। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर मिट गया है तो ध्यान रखना। मुगल साम्राज्य, यहाँ से आपका मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है, ठीक है, या मुगल काल। तो बात करें हम बिहार में बात करें हम सुलेमान खां का। तो अकबर के प्रति उन्होंने सम्मानपूर्ण व्यवहार से संतुष्ट रखा था, ठीक है। और ये सबका दाऊद खां कारारानी जो थे, ये आपका अहंकारी आचरण अपनाया और अकबर ने उस पर 1574 में आक्रमण कर दिया, ठीक है। और ये बिहार का अंतिम अफगान शासक था। कौन? दाऊद खां कारारानी, ठीक है। दाऊद खां कारारानी जो थे वो बिहार का अंतिम अफगान शासक थे। इस चीज को ध्यान रखना, बिहार के अंतिम अफगान शासक थे। आपका अगला है अकबर देखते हैं। तो 1580 में बिहार मुगल साम्राज्य का प्रांत बन गया, ठीक है। अकबर के काल में 1580 में जो है बिहार मुगल साम्राज्य का प्रांत बन गया। और दूसरी पॉइंट ध्यान रखना कि बिहार का प्रांतिपति सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मान सिंह को। ये क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मान सिंह को नियुक्त किया था, ठीक है, मान सिंह को नियुक्त किया था। उन्होंने अपने राजधानी रोहतास के राजमहल को बनाया था, ठीक है, रोहतास के राजमहल को बनाया था। फिर आपका अगला है जहांगीर, ये बिहार का सूबेदार राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जहांगीर जो है बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। अगला आपका है औरंगजेब, बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ध्यान रखना अपने पुत्र अजीम को, ठीक है, अपने पुत्र अजीम को जो है वो आपका यानी बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था अपने पुत्र अजीम को, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। आपका अगला है औरंगजेब हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक जगह पर विद्रोह और उपद्रव होते रहे, लेकिन बिहार में शांति बनी रही थी। अगला आपका बहादुर शाह प्रथम, इसने भी अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। यानी बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो बहादुर शाह प्रथम ने भी अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। आपका अगला पॉइंट है
कि 1711 में फर्रुखसियर बिहार चला आया। 1713 में फर्रुखसियर का राजाभिषेक पटना में हुआ। बिहार में सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला में फिरदौसी सिलसिला था। ठीक है, फिरदौसी सिलसिला था जिसका प्रतिनिधिमंडल संत सैफुद्दीन अहिया मनीरी थे। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, बिहार में सबसे लोकप्रिय सूफी संत कौन थे, सिलसिला कौन थे, ये आपका फिरदौसी कौन थे, फिरदौसी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बात करें तुर्क शैली की तो मलिक इब्राहिम का मकबरा जो बिहार शरीफ में है ये आपका तुर्क शैली की उदाहरण है। अफगान शैली से क्या बना है तो शेरशाह सूरी का मकबरा बना है आपका जो सासाराम में है, अफगान शैली से बना है। मुगल शैली से तो दौलत शाह का मकबरा जो बना है आपका मनेर में, ये है। तुगलक शैली से तो मलिक इब्राहिम का मकबरा है। ठीक है, मुगल शैली से हैवंत जग का मकबरा है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हो आप। ठीक है, अगला आपका है कि बंगाल के नवाब और बिहार, बंगाल के नवाब और बिहार, यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी बिहार का जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में करवाएंगे। तो आज तक आप यहीं तक रहने दीजिए, अगले क्लास में आपका ये जो है बिहार का इतिहास वो समाप्त ही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में आपका ये जो बिहार का आपका हिस्ट्री है ये आपका समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, एक आपका 1 घंटा क्लास होगा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं भी होगा तो उसका आपको मान लो 2 क्लास और होगा, बहुत होगा तो 2 क्लास होगा। ठीक है, इसमें आपका बिहार का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। तो ये क्लास आप जरूर देखिए, आपका बिहार स्पेशल ना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए क्लास को पूरा देखिए। और यदि किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप नोट आप LK क्लासेस ऐप पर ले सकते हो। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर आपका ये नोट्स अपलोड है, वहीं पर आपको इसका क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास भी देख सकते हो और नोट्स भी इसका आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।